हेलो गाइस, भरत हियर। लक्ष्मीकांत पॉलिटी का एक और चैप्टर हम पढ़ेंगे आज यूपीएससी क्रैश कोर्स में। आज हम सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन की बात करने जा रहे हैं विदाउट फर्दर अडू। बहुत ही इजी चैप्टर है, छोटा भी है। बेसिकली सेंट्रल इंफॉर्मेशन जो कमीशन है उसको एस्टेब्लिश किया गया था सेंट्रल गवर्नमेंट में 2005 में किया गया था आरटीआई एक्ट को जो है इम्प्लीमेंट कराने के लिए। अगर आपको आरटीआई एक्ट के बारे में डिटेल में जानना है तो वो मैं एक सेपरेट लेक्चर में बता सकता हूँ। बट बेसिकली आरटीआई एक्ट इज राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट जो गवर्नमेंट ने 2005 में पास किया था। तो आरटीआई एक्ट के बहुत सारे इम्प्लीमेंटेशंस में जो है प्रॉब्लम्स आ रही थी, बहुत सारे लूप होल्स देखे गए थे और काफ़ी सारे कंप्लेंट्स और शिकायत आ रही थी कि भाई आरटीआई एक्ट ढंग से इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रहा है। तो उस एक्ट में ही सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन का प्रोविजन दिया गया था जो उस एक्ट को अच्छे से इम्प्लीमेंट करे, उसके प्रोविजंस को अच्छे से इम्प्लीमेंट करे। राइट, सो इट वाज कॉन्स्टिट्यूटेड थ्रू एन ऑफिशियल गैजेट नोटिफिकेशन अंडर प्रोविजन ऑफ आरटीआई एक्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं हाईलाइट भी कर देता हूँ। ऑफिशियल गैजेट इन्फो नोटिफिकेशन अंडर प्रोविजंस ऑफ द आरटीआई एक्ट। तो ऑब्वियसली कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी ये नहीं है क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में पहले से इसका प्रोविजन नहीं दिया गया था, एक्ट के थ्रू इसको डाला गया है। तो क्वेश्चन में आएगा तो आप क्या लिखेंगे कि इट इज अ हाई पावर्ड इंडिपेंडेंट बॉडी which inter alia looks into the complaints made to it and decides the appeals। बड़ा इंपॉर्टेंट है, राइट। स्टैट्यूटरी बॉडी तो है ही, बट इज अ हाई पावर इंडिपेंडेंट बॉडी। इंडिपेंडेंट बॉडी है जो इंटर alia looks into complaints made to it and decides the appeals। मतलब आरटीआई एक्ट के तहत जो भी कंप्लेंट्स है उसको एंटरटेन करता है और जो अपील्स है उसको वो लेता है, राइट। सो ऑफिसेज, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स वगैरह वगैरह, सेंट्रल गवर्नमेंट या यूनियन टेरिटरीज के जो भी हैं वहाँ पे आरटीआई एक्ट से रिलेटेड जो भी कंप्लेंट्स है वो जो है सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन लेता है। अगर हम कंपोजिशन की बात करें तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे एनएचआरसी का कंपोजिशन हमने जो है डिस्कस किया था, वैसे यहाँ पे भी हमें डिस्कस करना है। इसमें बेसिकली एक चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर होता है जो हेड होता है और इसके अलावा 10 और इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स हो सकते हैं। मतलब मैक्सिमम 10 और हो सकते हैं, राइट, नॉट मोर देन 10। उससे कम तो हो ही सकते हैं बट मैक्सिमम 10 हो सकते हैं। बाकी इनिशियली व्हेन इट वाज कॉन्स्टिट्यूटेड 5 कमिश्नर इंक्लूडिंग द चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, हो सकता है कभी क्वेश्चन आ जाए तो ध्यान में रखिएगा कि ओरिजिनली 5 थे बट ये वेरी कर सकते हैं समय समय पे। एट प्रेजेंट इट हैज 6 इंफॉर्मेशन कमिश्नर अपार्ट फ्रॉम द चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर। 2019 की किताब है लेटेस्ट, उसके अकॉर्डिंग 6 हमारे पास आज की डेट में आते हैं। करंट अफेयर्स को फॉलो करेंगे तो आपको पता चलता रहेगा रिसेंट में क्या है। अपॉइंटमेंट ऑब्वियसली प्रेसिडेंट करता है, लेकिन किसके रिकमेंडेशन पे, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ अ कमिटी कंसिस्टिंग ऑफ पीएम होते हैं चेयरपर्सन, लीडर ऑफ अपोजिशन लोकसभा एंड यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर नॉमिनेटेड बाय द पीएम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। एनएचआरसी में भी अगर आपको कमिटी याद हो जो चेयरपर्सन और मेंबर्स को, चेयरपर्सन को अपॉइंट करती है, उसमें कौन कौन होता है प्लीज याद रखिएगा। वैसे यहाँ पे भी जो कमिटी रिकमेंड करती है प्रेसिडेंट को उसमें पीएम होता है चेयरपर्सन, इसके अलावा लीडर ऑफ अपोजिशन इन दी लोकसभा होता है और यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर नॉमिनेट बाय द प्राइम मिनिस्टर। यानी प्राइम मिनिस्टर किसी भी एक यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर को नॉमिनेट कर सकता है जो भी इस कमेटी का पार्ट होगा, राइट। एनएचआरसी के केस में कमेटी में कौन था, एक तो पीएम थे, उसके अलावा होम मिनिस्टर थे, उसके अलावा लीडर ऑफ हाउसेज ऑफ बोथ हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट। मतलब कि सॉरी, स्पीकर ऑफ द लोकसभा था, उसके बाद डिप्टी चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा थे, और कौन था, लीडर ऑफ अपोजिशन ऑफ बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, अगर आपको याद हो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कमेटी के मेंबर्स कौन कौन है। बाकी अब दे शुड कौन होने चाहिए, दे शुड बी पर्सन ऑफ एमिनेंस इन पब्लिक लाइफ विद वाइड नॉलेज एंड एक्सपीरियंस इन लॉ, साइंस एंड टेक, सोशल सर्विस, मैनेजमेंट, जर्नलिज्म, मास मीडिया, एडमिनिस्ट्रेटिव गवर्नमेंट। मतलब कि क्वालिफिकेशंस की बेसिकली यहाँ बात कर रहा है कि कौन लोग होंगे जिनको अपॉइंट किया जा सकता है। तो ये है कि पब्लिक लाइफ में एमिनेंट हो पर्सन का और वाइड नॉलेज और एक्सपीरियंस हो लॉ में या साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, सोशल सर्विस, मैनेजमेंट, जर्नलिज्म, मास मीडिया, किसी भी चीज़ में बहुत सारा एक्सपीरियंस होगा। इन सब चीज़ों में से वे व्यक्ति ये हो सकते हैं। बाकी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर नहीं होना चाहिए किसी भी स्टेट या यूनियन टेरिटरी का। इसके अलावा कोई भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट ये जो है गवर्नमेंट के अंडर में किसी भी तरीके का होल्ड नहीं कर सकते, या फिर किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से कनेक्टेड या कोई भी और बिजनेस जो है कैरी आउट नहीं कर सकते। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इजी भी है, कोई इशू नहीं है, राइट। सॉरी फॉर द स्क्रीन में जो पॉपअप। तो बड़ा इजी है, कॉम्पोजिशन आप याद कर सकते हैं। अगर टेन्योर एंड सर्विस कंडीशंस की बात करें
तो एनएचआरसी में अगर आपको याद हो 70 साल था या फिर 3 साल विच एवर इज अर्लियर। यहाँ पे ऐसा है इट इज 65 ईयर्स, बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं हाईलाइट कर देता हूँ 65 ईयर्स तक के, या फिर सच टर्म एज प्रिस्क्राइब बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो फिर टर्म को ज्यादा या कम मतलब नंबर ऑफ ईयर्स जो है वो डिसाइड कर सकता है, और जो एज है वो 65 ईयर्स दिया हुआ है, जो कि पहले हो जाएगा वो जो है आपका फॉलो किया जाएगा। बाकी दे आर नॉट एलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इनको दोबारा रीअपॉइंट नहीं किया जा सकता है। वेयर एज वहां पे अगर आपको याद हो एनएचआरसी के केस में दे आर एलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट, पहले नहीं थे लेकिन अभी 2019 में जो एक्ट अमेंड किया गया है उसके अकॉर्डिंग जो है एलिजिबल है। अगर रिमूवल की बात की जाए तो प्रेसिडेंट जो है चीफ इन्फॉर्मेशन कमिश्नर को या फिर किसी भी दूसरे इन्फॉर्मेशन कमिश्नर को हटा सकता है। ग्राउंड्स क्या क्या है? ग्राउंड सिमिलर है जैसे एनएचआरसी में थे। एक तो एडजस्ट इंसॉल्वेंट यानी पूरा का पूरा बैंकरप्ट हो गया। दूसरा कन्विक्टेड ऑफ एन ऑफेंस, यानी कि अगर किसी ऑफेंस के अंडर में उसको जेल जाना पड़ा है, कन्विक्शन हो गया उसका, राइट। या फिर इफ ही एंगेजेस इन टर्म ऑफ ऑफिस इन एनी पेड एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड ड्यूटीज ऑफ ऑफिस, राइट। ऑफिस के मतलब अपने पेड एम्प्लॉयमेंट के अलावा कहीं और से भी पैसा अगर वो ले रहा है तो हटाया जा सकता है। बाकी इफ इज अनफिट इन द ओपिनियन ऑफ प्रेसिडेंट, ये इंपॉर्टेंट है बहुत, क्योंकि यहाँ पे प्रेसिडेंट का ही ओपिनियन सिर्फ और सिर्फ काउंट करेगा। कोर्ट की यहाँ पे दिशा निर्देश देने की जरूरत नहीं है। वहां पे अगर आपको याद हो कोर्ट की भी जो है सुप्रीम कोर्ट की अनसाउंड माइंड के लिए एफिडेविट की जरूरत होती है, बट यहाँ पे प्रेसिडेंट का ही ओपिनियन सफिशिएंट है। तो प्रेसिडेंट के ओपिनियन में अगर उसे लगता है कि अनफिट है माइंड या बॉडी की कोई भी प्रॉब्लम की वजह से, तो वो हटा सकता है। बाकी फाइनेंशियल या अदर इंटरेस्ट एज इज लाइकली टू अफेक्ट प्रेजुडिशियली ऑफिशियल फंक्शन, मतलब अपने ड्यूटीज को जो है डिलीवर करते वक्त कोई भी फाइनेंशियल उसका इंटरेस्ट या इस तरीके का अदर इंटरेस्ट दिखता है जो अपने पद का दुरुपयोग जिससे वो कर सकता है या अपने ड्यूटीज को सही से फॉलो नहीं कर पा रहा है, तो उन केसेस में ऑब्वियसली जो है उसको हटाया जा सकता है। बाकी प्रोवन मिसबिहेवियर एंड कैपेसिटी का ग्राउंड जैसे वहां था, यहाँ भी उस ग्राउंड पे हटाया जा सकता है, लेकिन इस ग्राउंड के लिए ऑब्वियसली सुप्रीम कोर्ट की जो है इंक्वायरी, पहले सुप्रीम कोर्ट में मैटर रेफर होगा, वहां से इंक्वायरी होगी और सुप्रीम कोर्ट इंक्वायरी के बाद अगर अपहोल्ड करता है कॉज को, तो उस केस में फिर प्रेसिडेंट को उस कॉज की वजह से हटाया जा सकता है, मतलब इन्फॉर्मेशन कमिश्नर को प्रेसिडेंट के द्वारा हटाया जा सकता है ऑन द ग्राउंड ऑफ प्रोवन मिसबिहेवियर एंड कैपेसिटी। बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। सिमिलर सैलरी अलाउंसेस की या सर्विस कंडीशंस की बात करें तो ऑब्वियसली जो है सेंट्रल गवर्नमेंट उसको डिसाइड करेगी, क्योंकि सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन है, और ऑब्वियसली उनको डिसएडवांटेज में वेरी नहीं किया जा सकता, यानी सैलरी अलाउंसेस को कम नहीं किया जा सकता, भले बढ़ाया जा सकता है लेकिन कम किसी भी सर्कमस्टांसिस में नहीं किया जा सकता। अब आते हैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे कि भाई पावर्स और फंक्शंस क्या क्या है सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन के। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो आपके मेंस में भी आ सकता है सवाल, प्रीलिम्स में भी आ सकता है। सो बेसिकली ये आरटीआई एक्ट, जैसा कि मैंने आपको बताया, आरटीआई एक्ट से रिलेटेड जो कंप्लेंट्स है उसको ये रिसीव करता है और इंक्वायर करता है, राइट। तो कौन कौन से पर्सन्स की कंप्लेंट्स वो लेता है? बेसिकली हु हैज नॉट बीन एबल टू सबमिट एन इन्फॉर्मेशन रिक्वेस्ट बिकॉज ऑफ नॉन अपॉइंटमेंट ऑफ पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर। होता क्या है बेसिकली कि जो आरटीआई एक्ट है उसमें कोई भी एक कंप्लेनेंट जाकर के पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर के पास एक इन्फॉर्मेशन सबमिट करता है एप्लीकेशन कि भैया मेरे को फलाना फलाना इन्फॉर्मेशन चाहिए गवर्नमेंट से या किसी भी इंस्टीट्यूशन से। तो कुछ जगहों पे पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर जो है वो अनअवेलेबल होते हैं, या फिर जो है लापरवाही की वजह से उन्हें अपॉइंट नहीं किया गया होता है। तो ऐसे सभी जगहों पे फिर वो बंदा किसके पास जाके एप्लीकेशन सबमिट करे, कहाँ से आरटीआई एक्ट के थ्रू जो है इन्फॉर्मेशन निकलवाए? तो उन केसेस में आप सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन के पास बंदा जाके कंप्लेंट लिखवा सकता है कि भाई मेरे को फलाने ऑफिस से जो है इन्फॉर्मेशन चाहिए थी, कोई भी आईजी ऑफिस हो गया, एसपी ऑफिस हो गया, कलेक्ट्रेट हो गया, कहीं से भी आप निकाल सकते हो, या फिर मंत्रालय हो गया, मेरे को फलानी इन्फॉर्मेशन चाहिए थी लेकिन मैं वहाँ पे पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर है नहीं, अनअवेलेबल है, तो मेरी वहाँ पे मैं कंप्लेंट लिखवा रहा हूँ। तो ये एंटरटेन कर सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट। दूसरा, हु हैज बीन रिफ्यूज इन्फॉर्मेशन दैट वाज रिक्वेस्टेड, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए उसने आरटीआई एक्ट लगाया और सामने वाले ने मना कर दिया कि नहीं मैं तो नहीं दूंगा या दूंगी, सामने वाले इंस्टीट्यूशन ने बोल दिया हम नहीं देंगे, जबकि उनको देना चाहिए, अकॉर्डिंग टू एक्ट, अकॉर्डिंग टू लॉ देना चाहिए, तो ये कंप्लेंट सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन में की जा सकती है। who has not received response to the commission within the specified time limit, ये भी इंपॉर्टेंट है। आरटीआई एक्ट में जो है इन्फॉर्मेशन देने का एक स्पेसिफाइड टाइम लिमिट किया गया है, जो भी है 14 दिन, 15 दिन, 1 महीना, जो भी है। तो उस स्पेसिफाइड टाइम के अंदर में यदि इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती है पर्सन को, तो भी वो जाके इन्फॉर्मेशन कमीशन में कंप्लेंट लिखवा सकता है। Who thinks the fees charge are unreasonable, ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि छोटी सी फीस लगती है, अगर आप इन्फॉर्मेशन निकलवा रहे हो आरटीआई एक्ट के तहत तो छोटी सी फीस लगती है। लेकिन अगर किसी ऑफिस में
फीस के नाम पे घूस ली जा रही है, रिश्वत ली जा रही है, या जानबूझ के ज़्यादा पैसा खाया जा रहा है, तो वो कंप्लेंट भी ऑब्वियसली इंफॉर्मेशन कमीशन के पास जो है दी जा सकती है। इन्फॉर्मेशन गिवन इज इनकम्प्लीट, मिसलीडिंग और फॉल्स, ये भी इंपॉर्टेंट है कि भाई मान लीजिए सामने वाले को लगता है, कंप्लेनेंट को लगता है कि जो इन्फॉर्मेशन दी गई गलत दी गई है, झूठी दी गई है या फिर फॉल्स दी गई है, तो उस केस में भी वो कंप्लेंट इन्फॉर्मेशन कमीशन के पास जा सकता है, या एनी अदर मैटर रिलेटिंग टू ऑब्टेनिंग इन्फॉर्मेशन। इसके अलावा यदि कोई मैटर भी है जो कंप्लेनेंट को लगता है कि आरटीआई एक्ट के तहत मुझे इसमें देखना चाहिए, तो वो सारे इश्यूज जो है वो वहां पे जाके कंप्लेंट कर सकता है। तो ये बड़े इंपॉर्टेंट कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान में रखने चाहिए। बाकी कमीशन कैन ऑर्डर इंक्वायरी इनटू एनी मैटर इफ देयर आर रीजनेबल ग्राउंड्स, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, सो मोटो पावर, कि अगर कमीशन को लगता है कि कोई भी मैटर इसमें इंक्वायरी करनी चाहिए और रीजनेबल ग्राउंड्स है, तो सुओ मोटो यानी खुद से आगे बढ़ के वो इंक्वायरी कर सकता है इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड कोई मैटर अगर हो तो। बाकी इंक्वायरी के टाइम पे जो है कमीशन के पास सिविल कोर्ट की पावर्स होती हैं, ठीक है। कौन कौन से मैटर्स में सिविल कोर्ट की पावर्स होती हैं, ये भी इंपॉर्टेंट, सिविल कोर्ट की सारी पावर्स नहीं होती, कुछ मैटर्स में पावर होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको देखिए। एक तो होता है समनिंग एंड एनफोर्सिंग अटेंडेंस ऑफ पर्सन एंड कंपेलिंग देम टू गिव ओरल और रिटन एविडेंस ऑन ओथ एंड टू प्रोड्यूस डॉक्यूमेंट्स ऑफ थिंग, मतलब कि लोगों को समन करना, उनके ऊपर अटेंडेंस को एनफोर्स करना, या ओरल या रिटन एविडेंस जो है उनके द्वारा लेना, या डॉक्यूमेंट्स या चीज़ों को भाई प्रोड्यूस करना, ये सारी चीज़ें जो हैं कमीशन के पास पावर्स होती हैं सिविल कोर्ट की। बाकी रिक्वायरिंग डिस्कवरी एंड इंस्पेक्शन डॉक्यूमेंट, कोई डॉक्यूमेंट है उसकी डिस्कवरी या उसकी इंस्पेक्शन करना है, तो वो भी ऑब्वियसली जो है कमीशन का पावर है। बाकी रिसीविंग एविडेंस ऑन एफिडेविट, एफिडेविट पे कोई एविडेंस वगैरह चाहिए, या फिर रिक्विजिशनिंग एनी पब्लिक रिकॉर्ड फ्रॉम एनी कोर्ट ऑफ ऑफिस, कोर्ट या ऑफिस से अगर कोई पब्लिक रिकॉर्ड निकलवाना है तो वो करवा सकते हैं। बाकी समन्स वगैरह इशू कर सकता है फॉर एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस या डॉक्यूमेंट्स, ये सारी चीज़ें, एनी अदर मैटर विच में भी प्रिस्क्राइब। तो ये कुछ कुछ सिविल कोर्ट की पावर्स हैं जो लिमिटेड पावर्स जो है सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन अपने पास रखता है। During inquiry of complaint, Commission may examine any record which is under control of public authority and no such record may be withheld from it on any ground. ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। In other words, all public record must be given to the commission. मतलब कि यदि कोई इंक्वायरी चल रही है और सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन किसी भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन से कोई भी रिकॉर्ड या कोई भी कागज पत्र पेपर कुछ भी मांगता है, तो कंपलसरी है उस इंस्टीट्यूशन को सीआईसी को जो है सबमिट करना वो डॉक्यूमेंट। ऐसा नहीं वो बोल सकता, मना कर सकता कि भैया मैं तुमको सबमिट नहीं करूंगा, ठीक है, ये चीज है। Commission has power to secure compliance of a decision from the public authority. तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि भाई मान लीजिए पब्लिक अथॉरिटी इसकी बात नहीं मान रही है, तो ये अपने कंप्लायंस को सिक्योर कर सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे कर सकता है? प्रोवाइडिंग एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन इन पर्टिकुलर फॉर्म, मतलब कि कोई फॉर्म में इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है। डायरेक्टिंग पब्लिक अथॉरिटी टू अपॉइंट पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर व्हेन नॉन एग्जिस्ट, ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि मान लीजिए पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, तो सीआईसी डायरेक्ट कर सकता है उस इंस्टीट्यूशन को कि जाओ भैया पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर अपॉइंट कराओ, ताकि लोगों को जो है फर्दर आगे कंप्लेंट्स ना लेके आनी पड़ी या फिर उनको आसानी हो। पब्लिशिंग इन्फॉर्मेशन और कैटेगरीज ऑफ इन्फॉर्मेशन, राइट, कोई भी इन्फॉर्मेशन वगैरह पब्लिश करनी है। मेकिंग नेसेसरी चेंजेस टू प्रैक्टिसेस रिलेटिंग टू मैनेजमेंट मेंटेनेंस डिस्ट्रक्शन रिकॉर्ड्स, मान लीजिए उसको लगता है कि भाई मैं किसी जगह पे रिकॉर्ड्स का मेंटेनेंस या मैनेजमेंट सही तरीके से नहीं हो पा रहा, डिस्ट्रक्शन वगैरह, तो ये डायरेक्ट कर सकता है उस इंस्टीट्यूशन को कि भैया आप लोग ये चीज को सही से करिए। एनहांसिंग ट्रेनिंग प्रोविजन फॉर ऑफिशियल ऑन द राइट टू इन्फॉर्मेशन, ये इंपॉर्टेंट है। ऑफिसर्स वगैरह की जो आरटीआई एक्ट में ट्रेनिंग है, उनकी जो कॉम्पिटेंस है, वो सब चीज़ों को बेटर कर सकता है। सीकिंग एन एनुअल रिपोर्ट फ्रॉम द पब्लिक अथॉरिटी ऑन कंप्लायंस विद दिस एक्ट, तो ये इंपॉर्टेंट है कि भैया एनुअल रिपोर्ट जो है पब्लिक अथॉरिटी से ले सकता है कि भैया आप रिपोर्ट दीजिए, हमें बताइए कि साल भर में आपने आरटीआई एक्ट को किस तरीके से सही से इम्प्लीमेंट कराया या नहीं कराया। रिक्वायरिंग पब्लिक अथॉरिटी कंपनसेट फॉर एनी लॉस और अदर डेट्रीमेंट सफर्ड बाय द एप्लीकेंट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर पब्लिक अथॉरिटी को कोई भी लॉस या अदर डेट्रीमेंट सफर करना पड़ा है तो वो जो है कंपनसेट करने के लिए जो है कर सकता है। बाकी पेनल्टीज अंडर द एक्ट, ये भी इंपॉर्टेंट है कि पेनल्टी वगैरह जो भी आरटीआई एक्ट के अंदर कुछ अगर होती हैं, जो आरटीआई एक्ट का उल्लंघन करने पे कुछ इंस्टीट्यूशन पे लगाई जाती हैं, तो वो पेनल्टीज वगैरह भी इम्पोज कर सकता है। रिजेक्टिंग द एप्लीकेशन, मतलब कि एप्लीकेशन वगैरह कोई अगर इस पर सबमिट हुई है तो वो रिजेक्ट भी कर सकता है। ये सारी चीज़ें पावर्स इसके पास हैं। थोड़ा सा बोरिंग है दोस्तों, लेकिन इंपॉर्टेंट है, तो मेंस में या प्रीलिम्स में कहीं भी सवाल आ सकता है। बाकी कमीशन हर साल एक एनुअल रिपोर्ट सेंट्रल गवर्नमेंट को जो है सबमिट करता है ऑन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्रोविजंस ऑफ एक्ट, और सेंट्रल गवर्नमेंट ऑब्वियसली दोनों हाउस ऑफ पार्लियामेंट के सामने इसको प्रोड्यूस करते हैं। जैसे एनएचआरसी, एनएचआरसी भी एनुअल रिपोर्ट पार्लियामेंट के सामने जो है सबमिट करता है और वो पार्लियामेंट फिर डिस्कस करता है उन रिपोर्ट्स को दोनों हाउस में। यहाँ पे भी सेम एक एनुअल रिपोर्ट सबमिट होती है। When a public authority does not conform to provision of the Act, Commission may recommend steps which ought to be taken for promoting such conformity। मतलब कि अगर मान लीजिए कोई पब्लिक अथॉरिटी नहीं अगर पालन कर रहा है आरटीआई एक्ट का,
तो CIC जो है रेकमेंड कर सकता है कि क्या क्या नेसेसरी एक्शंस लेने चाहिए और क्या क्या आगे उस चीज को डायरेक्शन कैसे किया जाए। तो ये सारी चीजें, तो ये सारा का सारा इसके जो है फंक्शंस थे, मोर और लेस दिस इज ऑल अबाउट द चैप्टर। बाकी यहाँ पे जो है कुछ कुछ कमीशन दिए गए, एक टेबल दिया है। अच्छा, लक्ष्मीकांत के जितने भी टेबल्स है दोस्तों बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हर टेबल को आपको एक बार या 2 बार पढ़ना चाहिए और दिमाग में बिठाना जरूर चाहिए। बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं टेबल से ही प्रीलिम्स में या मेंस में आते हैं, तो प्लीज इसको याद रखिएगा सारे टेबल्स को। तो यहाँ का जो टेबल दिया हुआ है वो नेशनल कमिश्नर्स जो हैं या सेंट्रल बॉडीज और उसकी जो रिलेटेड मिनिस्ट्रीज हैं, नेशनल कमीशन और सेंट्रल बॉडीज या फिर और उनकी कौन कौन सी मिनिस्ट्रीज हैं जिसके अंडर में आता है। ये क्वेश्चन कई बार प्रीलिम्स में आ चुका है कि कौन सा कमीशन कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर में आता है, कई बार प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा गया। तो ये टेबल को एक बार जरूर अपने दिमाग में बिठा लीजिएगा। जैसे इंफॉर्मेशन कमीशन की हमने बात की तो मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल के अंडर आता है, राइट। फाइनेंस कमीशन की हम बात करेंगे तो फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंडर आएगा, यूपीएससी मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल के अंडर आएगा, एंड सो ऑन। तो ये सारी लिस्ट आप देख सकते हैं, काफी लंबा लिस्ट आपको देखने को मिलेगी, 30 चीजों की है, ठीक है। एंड 30 के 30 बड़े इंपॉर्टेंट है, ऐसा मत करिएगा कि स्किप कर दीजिएगा, एक बार अच्छे से इसको जरूर पढ़िएगा। दिस वाज ऑल अबाउट द चैप्टर दोस्तों। बहुत इजी है, कोई बहुत बड़ा चैप्टर नहीं है। आई होप कि आप बहुत इजीली इसको पढ़ सकेंगे। और इसी के साथ मैं विदा लेता हूँ आपसे। नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन के बारे में डिस्कस करेंगे एंड आई होप कि आप अपने एग्जाम्स को फोड़ दोगे।